देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वैसे तो आज की दुनिया में हर दिन कोई ना कोई नई घटना हमारे सामने आती ही है, और अगर ऐसे सभी घटनाओं को गिना जाए तो फिर काफ़ी सारी रातें बीत जाएंगी, लेकिन फिर भी उन घटनाओं का जिक्र होते होते खात्मा नहीं होता। आज की कहानी अमृतसर की है। ये कहानी इतनी ज़्यादा डरावनी है कि यहाँ के लोग इस कहानी को काल्पनिक बताते हैं, लेकिन जिनके साथ ये हादसे हुए हैं वही जान पाते हैं कि वास्तविकता से समझौता होने पर किस तरह का एहसास होता है। दोस्तों, ये कहानी अमृतसर के ही करीब में रहने वाले विजय जी की है। विजय जी बताते हैं कि ये कुछ दिनों पहले की बात होगी, जब मैं अपनी बीवी को मायके छोड़ने के लिए गया हुआ था। जब हम अपने ससुराल की तरफ निकले थे तब हमारा सफ़र काफ़ी अच्छा रहा था, और उस सफ़र के दौरान हम दोनों को कोई भी कठिनाई महसूस नहीं हुई थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि कयामत की एक आंधी अब बस मेरा ही वेट कर रही थी। मैं अपने ससुराल में एक दिन के लिए रुका हुआ था, और एक दिन पूरा होते ही मैं सुबह के वक्त ही वहाँ से निकल जाना चाहता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि आज शाम 4 बजे तक हड़ताल रहेगी, और हड़ताल की वजह से बस और गाड़ी का आना जाना बंद है। हालांकि हड़ताल खत्म होने के तुरंत बाद रोड की बस अपने कारोबार पर लग जाएंगी। ऐसे में अब मुझे बस अब शाम होने का इंतज़ार था। हालांकि ससुराल वालों ने मुझे आज ना जाने का सुझाव दिया था, क्योंकि उन सभी का मानना था कि रात को इस सफ़र को पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, और साथ ही रास्ते में कभी भी कोई भी उलझन पैदा हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें काफ़ी संभल कर चलना होगा। मगर मेरा भी यहाँ पर रुकने का मन नहीं था, इसलिए मैंने उन सभी से ये कह दिया कि आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे इस छोटे से सफ़र में कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। और इतना कहने के बाद मैं शाम को अपना सारा सामान उठाकर बस स्टैंड की तरफ निकल गया। यूँ तो मैं इस सफ़र को दिन में ही काट लेना चाहता था, लेकिन इत्तेफाक ने कुछ ऐसा कर दिया था कि अब शाम हो चुकी थी। धीरे धीरे सूरज भी ढलता जा रहा था, और अब तक बस का भी कोई नामो निशान नहीं था। फिर थोड़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद मुझे उस बस स्टैंड की तरफ मुझे एक नीले रंग की बस आती हुई नज़र आई। जैसे ही मैंने देखा कि वो बस इस स्टैंड की तरफ आ रही थी, तो मैं तुरंत ही खड़ा हो गया और अपना सामान उठाकर जल्दी से उस बस के सामने अपना हाथ दिखा दिया। बस मेरे पास पहुंची और मैं उसके अंदर सवार हो गया। बस उस गांव से निकल चुकी थी, मगर उस बस में बैठने के बाद से मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज मेरे साथ कुछ होने वाला है, जिसका मुझे अंदाज़ा तक नहीं है। वो कहते हैं ना, कभी कभी हमें कुछ घटनाओं का पहले ही ये एहसास होने लगता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला है, और हल्की फुल्की घबराहट भी होने लगती है। दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था। मैं बस के अंदर तो बैठ गया था, लेकिन अब मेरा सर भारी होने लगा और मुझे हल्की फुल्की नींद भी आने लगी थी। एक बार के लिए मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, मगर जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोलकर दोबारा से बस के अंदर का नज़ारा देखा तो मैं हैरान हो गया। दरअसल मैंने देखा कि बस के अंदर जहाँ पर मुझे कुछ देर पहले कुछ यात्री बैठे हुए नजर आ रहे थे, तो अब बस पूरी तरह से खाली हो गई थी। बस के अंदर मुझे अब मेरे अलावा कोई दूसरा यात्री नजर नहीं आ रहा था। बस के केबिन के अंदर ड्राइवर के अलावा कंडक्टर तो बैठा हुआ था, लेकिन हम 3 जनों के अलावा बस के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। मैं बस की विंडो से बाहर का नज़ारा देखने लगा, और बाहर का नज़ारा देखने के बाद मैं और भी ज़्यादा घबरा गया था। मैंने देखा कि बाहर की तरफ मुझे एक खाली जगह नज़र आ रही थी, और बस की रफ्तार इतनी ज़्यादा तेज़ होने के बाद भी वो खाली जगह ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। फिर इसी बीच में अपनी सीट से खड़ा हुआ और ड्राइवर के केबिन के अंदर जाने लगा, लेकिन तभी बस को एक ज़ोरदार झटका लगा। झटका लगने की वजह से मेरा माथा सीधा पाइप से टकरा गया, और बस एक झटका खाकर एकदम से रुक गई। मेरे सर में ज़ोर से चोट लगने के कारण मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, और मैं उस कंडक्टर के ऊपर चिल्लाते हुए उसे गाली गलौज करने पर उतारा हो गया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि जिस कंडक्टर को मैं अभी गाली गलौज करने वाला हूँ, वास्तव में वो कंडक्टर अब तक मर चुका था। दरअसल मैंने देखा कि उसके सर से खून बह रहा था, और उसकी सांसें अब थम चुकी थी। ये सब देखते ही मेरी हालत पतली पड़ गई। तभी वो ड्राइवर बस से नीचे उतरा और वहाँ से तेज़ी से भागने लगा। उसको यूँ भागते हुए देखकर मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था।
अब मैं भी उस बस में रुकने वाला नहीं था और जैसे ही मैं बस के दरवाजे से नीचे उतरने वाला था कि तभी मेरी नज़र दरवाजे के पास बैठे एक आदमी पर गई और उस आदमी को देखते मैं तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि मैंने कुछ देर पहले ही मैंने इस बस को पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ देखा था। लेकिन फिर अचानक इस बस के अंदर ये आदमी कहाँ से आ गया और उस आदमी की हाइट काफ़ी कम थी, तो ऐसे में ऐसा हो सकता था कि शायद वो आदमी मुझे वहाँ से नज़र ना आए। उसके बाद उस आदमी ने कहा, नीचे मत उतरना, अगर तुमने नीचे उतरने की कोशिश की तो तुम्हारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। उसकी बात सुनकर मेरे बढ़ते हुए कदम एकदम से थम गए थे। तभी मैंने उस आदमी से कहा, लेकिन तुमने देखा नहीं वो ड्राइवर कैसे यहाँ से भाग गया? मेरी बात सुनते हुए उसने कहा, चिंता मत करो, 5 मिनट के भीतर ही वो ड्राइवर बस के अंदर लौट आएगा और तुम्हारे सामने जो कंडक्टर की लाश पड़ी है वो भी वापस से जिंदा हो जाएगी। मैं उसकी बातों से हैरान हो गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये आदमी बेवकूफ़ है और इससे बात करना अपना टाइम बर्बाद करने के जैसा है, और इसीलिए मैंने उसकी बातों को अनसुना कर दिया और उसके बाद मैं बस से नीचे उतर गया। अब असली किस्सा तो तब शुरू हुआ जब मैंने देखा कि बस के नीचे की ज़मीन पूरी तरह से लाल मिट्टी की थी, और आज से पहले मैंने कभी भी लाल मिट्टी की ज़मीन को नहीं देखा था। मगर मुझे सामने की तरफ जो सपाट सड़क पड़ी हुई नज़र आ रही थी, तो मैंने उसके ऊपर ही चलना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं जानता था कि कहीं ना कहीं सड़क का अंत होने वाला है और मुझे भी वहीं पर रुक जाना है। कुछ देर तक चलने के बाद मुझे सामने की तरफ एक गहरा कुआं नज़र आने लगा। दरअसल मैंने देखा कि वो कुआं उस रास्ते के बीचों बीच में बना हुआ था और वो रास्ता वहाँ से आगे की तरफ नहीं जाता था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर वो बस थोड़ी देर और चलती तो वो कहाँ तक पहुँच पाती। मुझे लगा कि हो सकता है उस कुएं के करीब से कोई रास्ता गुजरा हो, इसलिए मैं थमा नहीं और उस कुएं की तरफ ही बढ़ता रहा। फिर धीरे धीरे मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मैंने उस बस से उतरकर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी। मगर मैं जैसे उस कुएं के पास पहुंचा तो वहां का नज़ारा देखकर मानो मेरे पांव तले की ज़मीन खिसक गई थी। दरअसल मैंने देखा कि वहां पर मुझे वही ड्राइवर नज़र आ रहा था जो बस से भागकर यहाँ पर आया था, मगर अब उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी और उसके बदन को देखकर ही इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि उसे किस तरह से पटक पटक कर मारा गया था। अभी मैं उसके पास जाने वाला था कि अचानक से उस कुएं के अंदर से एक लोहे की जंजीर बाहर निकलने लगी। उसको देखते मैं समझ गया था कि इस कुएं के अंदर कुछ तो गड़बड़ है, और इससे पहले कि मैं उस जंजीर के पास जा पाता कि तभी उस ड्राइवर ने कहा, अबे बेवकूफ़, वहाँ पर जाने की हिम्मत मत करना वरना मारे जाओगे। उसकी ये बात सुनकर मैं उलझन में पड़ गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे आगे जाना चाहिए था या फिर नहीं। अब इससे पहले कि मैं कोई दूसरा स्टेप उठाता कि तभी उस ड्राइवर ने कहा, जिस बस के अंदर से तुम अभी अभी भाग कर आए हो उस बस के अंदर इस तरह की घटनाएं होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं पिछले 7 साल से उस बस को ड्राइव करता आया हूँ। साल में एक बार इस तरह की घटना हमारे साथ ज़रूर होती है। हमारा कंडक्टर उस हालत में पहुँच जाता है जहाँ पर लगता है कि वो मर चुका है, लेकिन उसकी मौत नहीं होती। बस वो सब एक छलावा होता है जो कि इस रास्ते में मंडराने वाली काली शक्तियों का प्रकोप होता है। दोस्तों, आज मैं पहली बार बस से नीचे उतरकर भागा था क्योंकि मैं बुरी तरह से डर गया था। मगर जब मैं आगे आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक कुआं है और इसी कुएं के अंदर से वो सारी ताकतें बाहर आती हैं जो इस रास्ते में दखल देती हैं। उसकी बात सुनकर मैं अंदर से सहम उठा, लेकिन दूसरे ही पल वो लोहे की जंजीर मेरे पैर में आकर अटक गई और ये सब देखते उस आदमी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, मानो उसने कुछ बहुत ही ज़्यादा खौफनाक देख लिया था। अब उस कुएं के अंदर से निकली हुई जंजीर ने मेरे पैर को टाइट करना शुरू कर दिया था और साथ ही उस जंजीर ने मुझे उस कुएं की तरफ घसीटना शुरू कर दिया था। अब मुझे अपनी मौत अपने सामने मंडराती हुई नज़र आने लगी थी। मेरी सांसें भी अब तेज़ हो रही थी। मैंने उस ड्राइवर की ओर देखा तो मैंने पाया कि ड्राइवर तो वहाँ पर नहीं था, वो वहाँ से निकल चुका था। और इसी बीच मैंने उस जंजीर की तरफ नज़र आने वाली एक चीज़ को बड़े ध्यान से देखा तो वो देखकर मैं तो बुरी तरह से डर गया। दरअसल मैंने देखा कि ये कोई लोहे की जंजीर नहीं थी, बल्कि ये किसी के बाल थे और वो बाल मुझे उस कुएं की दिशा में खींचते हुए लेकर जा रहे थे। मुझे लग रहा था कि अब मेरा खेल ख़त्म हो गया है, लेकिन तभी मुझे किसी के ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी और इस आवाज़ को सुनकर मैं तुरंत ही पीछे पलट गया। और जैसे मैं पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मुझे पीछे की ओर वही बस ड्राइवर दिखाई दे रहा था और उसे देखकर मुझे काफ़ी अच्छा लगा।
इससे पहले कि मैं कुछ करने की सोचता कि मैंने देखा कि उस ड्राइवर के हाथ में मुझे एक छोटा सा छुरा नज़र आ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि अब ये इस छुरे को मेरे ऊपर ही चलाने वाला है, मगर हुआ इसका उल्टा। उस ड्राइवर ने किसी तरह से हिम्मत करते उन बालों को काटना शुरू कर दिया और कुछ देर की मशक्क़त में बहुत ही मुश्किल से उसने उन बालों को काट डाला और तब जाकर मुझे चैन की सांस मिली। उसके बाद उस बस ड्राइवर ने कहा, अगर अपनी जान की परवाह है तो जल्दी से यहाँ से निकलो, वरना वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी, और हाँ, गलती से भी बस की तरफ मत जाना। उस ड्राइवर की बात ने मुझे काफ़ी हद तक हैरान कर दिया था, लेकिन अब उसकी बातों पर विश्वास करने के अलावा मेरे पास दूसरा कोई चारा नहीं था। इसलिए मैंने उस कुएं के बगल से सटे हुए छोटे से रास्ते की तरफ भागना शुरू कर दिया। मुझे नहीं पता कि वो रास्ता किधर जाने वाला था, क्योंकि उस वक्त मुझे बस अपनी जान बचाने की पड़ी थी, और ऐसी स्थिति में मुझे जो रास्ता नज़र आ रहा था मैं सरपट उसी तरफ भागता जा रहा था। फिर कुछ दूर तक भागने के बाद मुझे सामने की तरफ एक फैक्ट्री नज़र आने लगी, और उस फैक्ट्री को देखकर मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा था। फैक्ट्री के आजू बाजू में मुझे कुछ लोग इधर से उधर घूमते हुए नज़र आ रहे थे, जिसे देखकर मैं समझ गया कि मैं इस समय सुरक्षित जोन में पहुंच चुका हूं। और उसके बाद मैं सीधा उन फैक्ट्री वाले लोगों के पास पहुंच गया। उन्होंने जैसे मेरे कपड़ों की हालत देखी तो उन्हें समझ में आ गया कि मैं अभी अभी किस खतरे से खेल कर आया हूँ। फिर उन्हें कोई भी बात बताने की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने मुझे सीधा अंदर बुलाया और मुझे अंदर ही बिठा लिया। लगता है आप किसी मुसीबत से सामना करते हुए आए हैं। उनकी बातें सुनकर मैंने अपनी गर्दन हिलाई। उसके बाद उन्होंने बताया कि ये रास्ता ऐसा ही है, यहाँ पर एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगहों पर भूत पिशाच होने का दावा किया जाता है। कुछ लोग होते हैं जो इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करते और रात के सफ़र को अंजाम देते हैं। फिर वो इसी तरह से भागते हुए हमारी फैक्ट्री के पास आते हैं। हमने काफ़ी लोगों की जान बचाई है और उनमें से काफ़ी लोग डर के मारे मर भी जाते हैं। खैर, आप हिम्मत वाले हो और आपकी किस्मत भी अच्छी है जो अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँच गए। दोस्तों, उसके बाद में वहाँ से अपने घर तो चला गया, लेकिन वो दहशत की रात मेरी ज़िंदगी की सबसे डरावनी रात साबित हुई, और उसके बाद मैं कभी भी अपने ससुराल उस रास्ते से नहीं जाता हूँ, क्योंकि वो रास्ता आज भी मेरे जहन में बैठा हुआ है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो मैं जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।